हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 20 और ऑर्डर 20 में भी हम लोग रूल 1 से लेके रूल 5 तक पढ़ेंगे, जो कि जजमेंट के बारे में बात करता है और डिक्री को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट, अनअकैडमी आप लोग के लिए स्पेशल क्लासेस और साथ ही साथ प्लस के क्लासेस लेके आया है। जैसे कि आपको पता ही है कि अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स अब आने ही वाले हैं। आप जानते हैं राजस्थान जुडिशरी निकल गया है, उत्तराखंड एपीओ भी नोटिफिकेशन निकल गया है। तो आप बिना वक्त गवाए मेरे साथ जुड़िए अनअकैडमी पर, जहां मैं सीआरपीसी पढ़ा रही हूं। जैसे सीपीसी वैसे ही वहां सीआरपीसी पढ़ा रही हूं। इस सेक्शन एक सेक्शन को मैं वहां कंसेप्ट आपके साथ क्लियर कर रही हूँ। 12 बजे क्लास ले रही हूँ, स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ मेरा नाम लिखना है आपने, ARCHNA बस। और आप जैसे ही क्लास में एंटर करेंगे स्पेशल क्लास में, आपको सारी की सारी स्पेशल क्लास की सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या देखिए, क्योंकि कल हमारे जो है आप जानते हैं अच्छे से, कल संडे है और मैंने 12 बजे एक मॉक टेस्ट रखा है। तो वो मॉक टेस्ट आपका IPC, CRPC और जो इंडियन एविडेंस है, तीनों को मिला करके क्वेश्चंस रखे जाएंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उन मॉक टेस्ट से आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। आपको आपकी रैंक पता चलेगी कि आप कंपटीशन में कहाँ हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को ये पता हो कि हाँ जी, अगर ये बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा है तो उसको थोड़ा लगेगा कि हाँ जी ये तो कैसा बच्चा है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये अगर रैंक आपको अपनी ही दिखेगी और किसी की रैंक, मतलब आपको सिर्फ टॉप 3 की दिखती है और किसी बच्चे को किसी की भी रैंक नहीं दिखती है, तो मतलब अगर हम कहीं पर लैग कर भी रहे हैं, अगर हमें थोड़ा कम भी आता है, तो हमें इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेशन मिलता है। नेगेटिव नहीं है, इम्प्रूवमेंट के लिए हमें पता चलता है। तो ये मॉक टेस्ट का बहुत बेनिफिट है, इनको आप मिस मत करिए। मैं सीआरपीसी के साथ कोशिश करती हूँ किसी न किसी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जो हम डिस्कस कर लें, ताकि हमारी कंसेप्ट भी बिल्डअप होती रहे। तो मैं इसीलिए आपको जो बार बार कह रही हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए अनअकैडमी पर, जहाँ आपका लाइव क्लासेस मिलते हैं। सीआरपीसी तो हो ही रहा है, साथ साथ मैं एक सब्जेक्ट लेती हूँ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डील करती हूँ, ताकि हमारा एक साथ दो सब्जेक्ट साथ में कवर हो जाए। तो वो मॉक टेस्ट के बेस पे और ये सीआरपीसी सेक्शन वाइज, तो आप इसको मिस मत कीजिए। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहते हैं तो अभी ये ऑफर है 12 महीने पे 1 महीने का, 18 महीने पे 2 महीने का और 24 महीने पे 4 महीने का फ्री है। बैचेज़ हैं, बैच शुरू होने वाला है मेरा खुद का 18 तारीख से शुरू होगा, और बाकी और भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, तो आप लोग अवेल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अनअकैडमी ऐप पे भी आपको मिल जाएंगे। 9 बजे से 9:30 बजे तक होते हैं, मंडे टू फ्राइडे होते हैं। ये प्राइसिंग प्लान है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 महीने से लेकर 24 महीने तक के प्लान है। आप मेरा कोड लगा के 10% ऑफ भी ले सकते हैं। तो अब चलिए क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 20 जो कि जजमेंट एंड डिक्री के बारे में बात करता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो जब हियरिंग कंप्लीट हो जाती है तो कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करना होता है। तो ऑर्डर 20 के रूल 1 से लेके 5 तक जजमेंट के बारे में डील करते हैं, और उसके बाद रूल 6 से लेके 19 तक डिक्री तक की बात करते हैं। 6B और 20 जो है वो ये बताता है कि जजमेंट और डिक्री की कॉपीज़ पार्टी को देनी होती है जब वो एप्लीकेशन करती हैं कि हमें कॉपी दे दीजिए, और अगर स्पेसिफाइड चार्जेस होते हैं तो वो चार्जेस पे करने के बाद। जहाँ सेक्शन 34 और 35 रिलेट करते हैं इंटरेस्ट से और कॉस्ट से, वहीं 35A और 35B करते हैं कंपेंसेटरी कॉस्ट के लिए, अगर कोई फॉल्स या वेक्सेशियस क्लेम बना है या डिफेंस बना है या फिर डिले कॉज किया जाता है किसी फॉल्स क्लेम की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम अभी आने वाली क्लासेस में डील करने वाले हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो रूल 1 से लेके 5, मतलब जो भी हमारे जजमेंट से रिलेटेड बातें हैं वो हम अभी आज की क्लास में कवर करेंगे, डिक्री की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं जजमेंट की। तो जजमेंट की जो पूरी डिटेल्स वगैरह हैं, एसेंशियल कंडीशंस, वो सब मैंने एक वीडियो बनाई थी, फर्स्ट वीडियो जो सीपीसी का लेक्चर जब स्टार्ट किया था, कि बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स कौन सी होती हैं सीपीसी की, और वो सारी चीज़ों में जजमेंट को डिफ़ाइन करते हुए, जजमेंट के एसेंशियल बताते हुए मैंने सब बताया है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सीपीसी की जो प्लेलिस्ट है मेरी, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जजमेंट बेसिक हम देख लेते हैं। सेक्शन 2 के क्लोज 9 में बताया है
कि जजमेंट का मतलब होता है कि जब भी जो जजेस होते हैं, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड जज होते हैं, जब भी वो कोई डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, तो जब वो डिसीज़न लेते हैं यानी कि कोई डिक्री बनाते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं, तो उस वक्त डिक्री या ऑर्डर के क्या ग्राउंड्स रहे, किन ग्राउंड्स पे वो इस डिक्री पर पहुँचे या किन ग्राउंड्स पे वो इस ऑर्डर तक पहुँचे, यानी कौन से फैक्ट्स थे, कौन सी वजह थी जिसकी वजह से वो ये डिक्री दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, वो ग्राउंड्स होते हैं जजमेंट। तो हम यहाँ पर एक कोट करना चाहते हैं सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का केस, जहाँ पर विवियन बोस जे ने कहा कि जजमेंट को हम कह सकते हैं कि ये फाइनल डिसीज़न है कोर्ट का, कोर्ट के फाइनल डिसीज़न का इंटीमेशन है पार्टीज़ को। और यह हम समझें इसको, अगर डिटेल में समझें तो पब्लिक एट लार्ज मतलब सभी को, जो भी व्यक्ति उस सूट से उस केस से जुड़ा हुआ है वो, या फिर बाकी सबको बताना कि ये फला केस था तो इसका डिसीज़न ये रहा। तो फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट intimated to the parties and to the world at large by formal pronouncement to delivery on open court। Now आप एक एक वर्ड को समझिएगा, प्रोनाउंसमेंट प्रोनाउंस करना, डिलीवरी इन ओपन कोर्ट, तो जजमेंट प्रोनाउंस करना और जजमेंट डिलीवर करना, ये काम होता है किसका, जजमेंट का। 2(9). अब हम इसके रूल 1 पे शुरुआत करते हैं। तो रूल 1 कहता है जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस, जजमेंट कब प्रोनाउंस किया जाएगा। अब इस चीज़ को समझिएगा, 1976 के अमेंडमेंट से पहले जो जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता था वो काफ़ी लंबे टाइम बाद, कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो जाता था, हियरिंग कंप्लीट हो जाती थी पर जजमेंट काफ़ी टाइम बाद जो है दिया जा रहा है, ऐसा देखा जाता था। लेकिन अभी डेट उसमें मेंशन कर दी गई है, यहाँ प्रोवाइजो पढ़ेंगे तो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस, जजमेंट कब प्रोनाउंस होगा, जब केस की हियरिंग कंप्लीट हो गई तो कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करना होता है ओपन कोर्ट में, ठीक है। या तो तुरंत के तुरंत कर दें, रूल 1 हमें कहता है, या तो तुरंत के तुरंत कर दें, जैसे ही हियरिंग कंप्लीट हुई वैसे उन्होंने लिख लिया डिसीजन अपना, सोच लिया कि मुझे डिक्री किसके फेवर में डालनी है, तो वो तभी उसको जजमेंट को प्रोनाउंस कर दें, या फिर जब उनके लिए पॉसिबल हो, प्रैक्टिकेबल हो, वो तब कर दें। और जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा किसी फ्यूचर डेट में तो कोर्ट एक डेट फिक्स कर देती है कि इस डेट पर हम जो है जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, जिसका ड्यू नोटिस पार्टीज़ को दिया जाएगा, शैल बी गिवन, मैंडेटरी है, दिया जाएगा कि भाई हम इस डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, या उनके प्लीडर्स को या फिर उनको पार्टीज़ को दिया जाएगा कि आप लोग आ जाइएगा, जजमेंट प्रोनाउंस होगा। प्रोवाइजो कहता है जहाँ पर जजमेंट फ्यूचर डे पर होगा, मतलब तुरंत के तुरंत नहीं दे रहे हैं कोर्ट, बल्कि फ्यूचर डे पर प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो मान के चलिएगा मैक्सिमम 30 डेज़ में जजमेंट जो है प्रोनाउंस हो जाना चाहिए। जैसे आज 7 तारीख को कोई जजमेंट प्रोनाउंस हुआ तो मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर जो है जजमेंट प्रोनाउंस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसी सर्कमस्टांसिस आ जाती हैं जिनको हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस कह सकते हैं, जैसे एक्ट ऑफ गॉड हो गया, या फिर कोई सिकनेस हो गई या इनएबिलिटी हो गई, किसी के घर में शादी है, मृत्यु है, जन्म है, बीमारी है, तो अगर इस तरह की सर्कमस्टांसेस हैं किसी जज साहब के यहाँ तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम जो होगा 30 है, अदरवाइज 30 डेज़ या फिर 60 डेज़, मतलब 60 डेज़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो हमने डेट जजमेंट देना है 60 डेज़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और इसका जो नोटिस होगा, जो डेट फिक्स किया है कि इस डेट पे आके सुन लेना, तो वो वाली डेट जो है उसका नोटिस देना चाहिए। अब आपको यहाँ पर सब रूल 1 दिख रहा होगा, ये भी सब रूल 1 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सब रूल है ना, ये कमर्शियल के ऊपर एप्लीकेबल है, कमर्शियल कोर्ट में कमर्शियल डिस्प्यूट्स पे एप्लीकेबल है। तो ये वाला रूल जो सब रूल हमारे रूल 1 का सब रूल 1 है, दिस वन, ये तो बाकी सारे सूट्स पर है, ये स्पेसिफिकली कमर्शियल सूट्स के ऊपर है। तो जो कमर्शियल कोर्ट है, कमर्शियल डिवीज़न है या फिर कमर्शियल एपेलेट डिवीजन्स है, जो कोई भी हैं, वो 90 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद में 90 डेज़ के अंदर अंदर वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगी। यहाँ 60 डेज़ है ना, और यहाँ 90 डेज़ है। और जो कॉपीज़ होंगी वो इशू की जाएंगी टू ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर किसी और तरीके से, ठीक है। तो ईमेल भी कर सकते हैं उनको कॉपी कमर्शियल डिस्प्यूट के केस में, तो इसको ध्यान रखना। अब रूल 1 का सब रूल 2 कहता है जहाँ पर एक रिटन जजमेंट जो होता है प्रोनाउंस किया जाना है, तो ये काफ़ी होगा
एक रिटन जजमेंट बना लिया, रिटन जजमेंट कोर्ट ने लिख लिया, मतलब कोर्ट ने एक जजमेंट लिख लिया है, अब उसको प्रोनाउंस करना है। तो ये इतना काफ़ी है कि कोर्ट जो होती हैं वो जो फाइंडिंग होती हैं हर इशू पर जो फाइंडिंग होती है, तो हर इशू पे जो फाइंडिंग होंगी वो वाली बात उन्हें लिखनी होती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हम जब भी अपना जजमेंट लिखते हैं, शायद आपने कभी ट्राई भी किया हो लिखने का, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब जजमेंट लिखा जाता है तो हर इशू पर डिसीज़न दिया जाता है कि कोर्ट ने ये इशू फ्रेम किए थे और इस इशू पे हम इस तरीके से इस डिफेंडेंट के फेवर में इशू जाता है या प्लेंटिफ के फेवर में जाता है, तो वो बात लिखते हैं। तो जब एक जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाना है तो फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट हर इशू पर और फाइनल ऑर्डर के ऊपर रीड आउट किया जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो पूरे का पूरा जजमेंट सुनाए। समझिएगा बात को कि फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट ऑन ईच इशू एंड द फाइनल ऑर्डर पास इन द केस आर रेड आउट। सिंपल सी बात है, जब भी जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा, जब कोर्ट ने लिख लिया और प्रोनाउंस भी किया जाना है ना, 30 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर, या फिर ये जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं इनके केस में 90 डेज़ के अंदर अंदर, तो अगर करना जा रहा है, जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जा रहा है इन ओपन कोर्ट, तो उस केस में जो इश्यूज़ के ऊपर हमने जजमेंट लिखा है वो चीज़ हम बताएंगे, और जो हमारा ऑन द होल जजमेंट क्या रहा, किसके फेवर में रहा, वो हम बता देंगे। पूरा का पूरा जजमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अच्छे से पता होगा। कई बार जजमेंट बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं, 17-17 पेज के भी रहते हैं, कि पूरी कहानी रहती है कैसे कैसे हुआ, वो सारी बातें लिखते हैं जब जजमेंट लिखा जाता है। तो उसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ही, मतलब इतना सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बोल देना कि ये इश्यूज़ थे, हमने इनको इस पर डिसाइड करा, फिर उसके बाद में ये ऑन द होल जजमेंट रहा, इतना काफ़ी है। पूरे का पूरा जजमेंट पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अब रूल 1 का सब रूल 3 कहता है जजमेंट जो होगा सिंपल जज साहब करेंगे प्रोनाउंस, लेकिन उनके डिक्टेशन के द्वारा, मतलब इनके डिक्टेशन के द्वारा, वो एक शॉर्ट हैंड राइटर को कह रहे हैं और वो डिक्टेशन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, जजमेंट वो जो हैं, जो जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो ओपन कोर्ट में डिक्टेशन के द्वारा एक शॉर्ट हैंड राइटर को भी दे सकते हैं, अगर हाई कोर्ट ने उन्हें इस चीज़ के लिए एम्पावर किया है तो। मतलब जब वो बोल रहे हैं तो शॉर्ट हैंड राइटर जो है वो लिखता जा रहा है उनके जजमेंट को, तो ऐसा भी हो सकता है अगर हाई कोर्ट ने उन्हें स्पेशली एम्पावर किया है इस चीज़ के लिए। प्रोवाइजो कहता है जहाँ पर जजमेंट डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया जाएगा, तो जो ट्रांसक्रिप्ट रहेगी वो जजमेंट की, वो क्या होगी, करेक्शन देखा जाएगा कि भाई इसमें कुछ जो जजमेंट जब उस लिख लिया व्यक्ति ने, जिसको कि बोला जा रहा है उसने लिख लिया, उसके बाद में ये भी देखा जाएगा कि कोई करेक्शन तो नहीं है। अगर करेक्शन की ज़रूरत है, ऑब्वियस सी बात है, एक सिंपल आप बात सुनिए, अगर आप किसी को अगर आप एक एज ए टीचर हैं और अगर आपको कोई डिक्टेशन बोलता है, ये स्टूडेंट को आप डिक्टेशन बोलते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में डिक्टेशन बोलने के बाद आप चेक करते हैं कि बच्चे ने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। इन द सेम वे जैसा हमने अगर कुछ जो डिक्टेशन किया है और वो तो जजमेंट है, कितना क्रूशियल बात है, तो उसको वो चेक करते हैं कि जो मैंने बोला क्या करेक्टली लिखा कि नहीं लिखा, और अगर लिखा हुआ है देन ओके, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन बना देंगे जो उन्हें ठीक लगता है, फिर उसके बाद वो उस पर साइन कर देंगे, वो डेट लिखेंगे जिस डेट पर उन्होंने वो प्रोनाउंस किया, और वो कोर्ट का रिकॉर्ड बन जाएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, वो कोर्ट का रिकॉर्ड बन जाएगा। अब हमने अच्छे से एक बात समझ लेनी है, जब हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं ऑर्डर 20, तो उसके साथ हम सेक्शन 33 भी पढ़ेंगे, ये मस्ट है। ठीक है, सेक्शन 33 भी पढ़ेंगे जो कहता है जजमेंट एंड डिक्री। तो क्या लिखा हुआ है सेक्शन 33 में कि कोर्ट जो हैं जब केस की सुनवाई कर लेती हैं, उसके बाद जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं और उस जजमेंट के ऊपर एक डिक्री जो होती है वो फॉलो करती है। ठीक है, ऑन सच जजमेंट ए डिक्री शैल फॉलो, तो एक डिक्री फॉलो करती है। इस चीज़ को हमें ध्यान रख लेना है, इस बात को, ऑन सच जजमेंट ए डिक्री शैल फॉलो। रूल 2 बोलता है पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रेडिसेसर। कहने का मतलब ये है कि एक जज साहब ने एक जजमेंट लिखा और किसी वजह से वो उस अपनी पोस्ट को छोड़ दिए, मतलब हो सकता है उनका जो है ट्रांसफ़र हो गया हो, या रिटायरमेंट हो गया हो, या खुदा न खास्ता डेथ हो गई हो,
तो जो जजमेंट है उनके आने वाले जज साहब जो हैं वो प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। जजमेंट जो बात प्रोनाउंस करने की बात करते हैं तो एक जजमेंट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो वहाँ पर जो नए आने वाले जज साहब हैं उसको प्रोनाउंस कर देंगे। पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रेडिसेसर, तो जो जज साहब आए हैं उनके पहले वाले जज साहब ने जो ऑर्डर लिखा था, जो जजमेंट लिखा था, उसको वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। फिर रूल 3 बोलता है जजमेंट टू बी साइन। बहुत सिंपल आप समझिएगा, जो भी जजमेंट बनता है ना ऑर्डर 20 में और सेक्शन 33 में डिक्री के जो ग्राउंड्स बनते हैं, सेक्शन 2 सब क्लोज 9 में जहाँ बनते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि जजमेंट में डेट लिखनी ज़रूरी है, जज साहब के साइन होने ज़रूरी हैं और ये सब ओपन कोर्ट में होगा। जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जा रहा है तब जिस डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है उसी डेट को हम मेंशन करते हैं और जज साहब उसी दिन को उसी डेट पर साइन भी करते हैं। और जब एक बार साइन हो जाता है तो ना तो उसको ऑल्टर किया जाएगा और ना उसको ऐड किया जाएगा। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शन है, एक सेक्शन 52 और एक हमारा रिव्यू, तो 2 एक्सेप्शन इसकी हैं। सेक्शन 52 कहता है अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर, तो सारी की सारी चीज़ें साथ में पढ़िएगा। अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर, तो अगर कभी क्लैरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक हो जाए किसी जजमेंट में, किसी डिक्री में या किसी ऑर्डर में, या कोई गलती हो जाए किसी तरीके से एक्सीडेंटल कोई स्लिप उनको ऐसे मिली, कोई चीज़ गलत मिली, तो वो करेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, या तो जज साहब खुद ही कर लेंगे, या फिर अगर पार्टीज उसको कहेंगे कि देखिए यहाँ पर इतने रुपए थे, से फॉर इंस्टेंस मैं इंस्टेंस आपको देती हूँ कि देखिए 40,000 रुपये का सूट था, 40,000 रुपये की डिक्री और कोर्ट ने वहाँ पर 4,000 लिख दिया, तो ये चीज़ वहाँ पर बोल सकते हैं कि क्लैरिकल मिस्टेक हो गई होगी, आप इसको देखिए 1 0 शायद कम लगाइए, तो यहाँ पर पार्टी एप्लीकेशन लगा देंगी और फिर वो सही हो जाएगा। दूसरी एक्सेप्शन बोलती है सेक्शन 114 रिव्यू। तो जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो रिव्यू क्या कहता है कि एक पर्सन जो उसे लगता है कि भाई कोई कोर्ट की डिक्री या कोई ऑर्डर आया है और जिसकी मैं अपील कर सकता हूँ, ठीक है, और जिसकी अपील प्रेफर नहीं की जाती, तो वो उसके रिव्यू के लिए जा सकता है। यह हमें अच्छे से पता है। एक डिक्री या ऑर्डर जिसमें कोई अपील नहीं है, इस मतलब सीपीसी में अलाउड नहीं है, तो वो रिव्यू के लिए जा सकता है उसके लिए भी। तो अगर कोई रेफरेंस का कोई हो, किसी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉसेस से कोई रेफरेंस आया, कोई डिसीजन आया, तो वो उसके लिए भी रिव्यू ऑफ जजमेंट कर सकता है। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पर बात करी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि रूल 3 में जजमेंट जो साइन होता है और फिर वो ऐड या ऑल्टर नहीं होता है, लेकिन सेक्शन 152 में वो क्लैरिकल मिस्टेक्स की वजह से अल्टर हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, चेंज कर सकते हैं उसको, और 114 में रिव्यू में भी फिर वो चेंज हो सकता है। केस लो देखिए, सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का केस है। यहाँ पर कहा गया कि जजमेंट प्रोनाउंस करना बहुत ज़रूरी है जजमेंट की वैलिडिटी के लिए। ये एक जुडिशियल एक्ट है जिसको जुडिशियल तरीके से करा जाना चाहिए, और छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़, वही सब क्लैरिकल एरर और सब जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए अगर हो जाती हैं या फिर डिलीवर करते हुए हो जाती हैं तो इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है, अगर वहाँ से जजमेंट का सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है जजमेंट को प्रोनाउंस करते हुए। और दूसरी बात, अगर कुछ भी वेग चीज़ें हम नहीं कह रहे हैं, कुछ भी हम ऐसी चीज़ नहीं कह रहे हैं कि आप भाई किसी को परेशान करने के लिए हम कुछ ऐसा कुछ बात बोल रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी इरेगुलरिटीज़ अगर विटिएट नहीं करती हैं तो वो क्या होंगी, जो कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर जजमेंट को ख़राब नहीं करती हैं। इसके अलावा हम अगर देखें जजमेंट के बारे में, तो जो जजमेंट जो होता है वो उन्हीं ग्राउंड्स पर बेस होना चाहिए, उन्हीं पॉइंट्स पे बेस होना चाहिए जो कि प्लीडिंग में कहे गए हैं, और इसके बाहर का कोई इसके केस के बाहर की कोई बात उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। ऑन द वन हैंड कोर्ट को जो फाइंडिंग्स होती हैं हर पॉइंट पर रिकॉर्ड करनी है जो कि पार्टीज़ ने रेस करी थी। जो भी पार्टीज़ रेस करती हैं, मतलब जो भी वो इश्यूज़ दिखाती हैं या जो भी उनके बीच में कोई भी इश्यूज़ होते हैं, उन सब पे एक एक चीज़ को शांत करते हुए, मतलब उनकी जिज्ञासा, उनकी बात का रिप्लाई करते हुए सारी फाइंडिंग्स होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि अगर हम कोई क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि प्लीडिंग ऑफ पार्टीज़ में अराइज नहीं होता, ऐसी कोई बात है जो पार्टीज़ के द्वारा प्लीडिंग लाई गई थी, उनका क्वेश्चन नहीं है या नेसेसरी नहीं है वो डिसाइड करना, तो फिर उसके बेस पर यहाँ पर जजमेंट नहीं दिया जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो कि जजमेंट के बारे में है,
वो कॉन्क्लूसिव होता है, ठीक है, वो कॉन्क्लूसिव होता है। और इसमें हमें सिंपल सी बातें देखना है कि अगर कोई पार्टी टू प्रोसीडिंग है, अगर उसको लगता है कि करेक्टली कोई मैटर जो था वो जजमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो पार्टी सेम कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और बोल सकती है कि आप ठीक देख लीजिए, आपने जो ये फैक्ट आपने रिकॉर्ड करा है ठीक तरीके से नहीं करा है और इसको जो है डिलीट कर देना चाहिए या फिर उसको अमेंडमेंट कर देना चाहिए। जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होते हैं वो जुडिशियल नेचर के होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ठीक लैंग्वेज में, मतलब जो कि एक जो डेकोरम की बात करते हैं हम, लॉ की डेकोरम की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ भी ऐसी लैंग्वेज उसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए जो कि ठीक नहीं है। अब मतलब लॉ प्रोफेशन को हम यह कहेंगे थोड़ा सा परेशान करने वाली, या ऐसी कोई भी भाषा यूज़ नहीं करनी चाहिए जो कि थोड़ी सामने वाले पर्सन को बुरी लगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भले ही अगर हमने कहा है कि कोई व्यक्ति, हमने अगर जो डिसीजन था, से फॉर इंस्टेंस अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट आता है तो उसमें डिसीजन देते हुए, मतलब जजमेंट लिखते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है जो कि एक व्यक्ति के लिए मतलब एक सम्मानित भाषा नहीं हो, मतलब कोई भी अपमानजनक शब्द उसमें यूज़ नहीं करना। फिर 6B है कॉपीज़ ऑफ जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल। तो जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है तो जो कॉपीज़ होती हैं जजमेंट की, वो उस व्यक्ति को जो मतलब पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ टू सूट होती हैं, उनको इमीडिएटली जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद में दे देनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे जजमेंट प्रोनाउंस हुआ वैसे ही उन्हें जजमेंट की कॉपी दे देनी चाहिए, ताकि वो अगर अपील करनी चाहें तो अपील कर सकते हैं। अब उनसे खुश हैं तो ठीक है, जैसा भी केस है। और अगर कोई चार्जेस हैं जो हाई कोर्ट ने लगाए हैं कॉपीज़ लेने के लिए, तो वो चार्जेस उन्हें पे करने पड़ते हैं। वे द जजमेंट इज प्रोनाउंस, कॉपीज ऑफ द जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू द पार्टीज इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट फॉर प्रेफरिंग एन अपील ऑन पेमेंट ऑफ सच चार्जेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल मेड बाय द हाई कोर्ट। ठीक है। अब आता है कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। तो जजमेंट के क्या कंटेंट होते हैं? सबसे पहले हमारा जो रूल 4 है, कहता है जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट। तो ये ध्यान रखना, जो भी स्मॉल कॉजेज कोर्ट के जजमेंट रहेंगे वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इतना बताना होता है कि ये पॉइंट्स हैं और ये हमने डिसाइड करे हैं, सिर्फ इतना। स्मॉल कॉजेज कोर्ट जो होती हैं उन्हें सिर्फ पॉइंट लिखने होते हैं, क्या हमने डिटरमाइन किया और क्या डिसीजन रहा, सिर्फ इतना। लेकिन जो बाकी सारी कोर्ट्स होती हैं और जो जजमेंट रहता है उनमें वो लिखते हैं कंसाइज स्टेटमेंट, लिखते हैं केस के बारे में, जो पॉइंट रहते हैं डिटर्मिनेशन के वो लिखते हैं, क्या डिसीजन रहा वो लिखते हैं और क्या रीज़न रहा वो लिखते हैं। मतलब बेसिकली वो पूरा लंबा चिट्ठा जो लिखा जाता है ना, वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट में नहीं आता, बाकी सारी कोर्ट्स में लिखा जाता है। फिर रूल 5 कहता है कोर्ट्स टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। ये आपको अच्छे से पता होगा, हर इशू जो फ्रेम किया जाता है, हर इशू के ऊपर डिसीजन दिया जाता है। तो कोर्ट ने हर इशू को डिसाइड करना है और हर इशू को डिसाइड करने के बाद उस फाइंडिंग पर, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा डिसाइड करना है, तो इट मीन्स कोर्ट मस्ट हैव रीच्ड ऑन सम फाइंडिंग। तो जो फाइंडिंग पे कोर्ट पहुंची है उस पे पहुंचने के क्या कारण रहे, हर इशू के ऊपर ये बात लिखनी होती है। सिंपल सी बात यहाँ पर है, ठीक है। सिंपल सी बात हमें यहाँ पर आ गई, वहाँ हर इशू के साथ लिखनी होती है। लेकिन हाँ, अगर ये भी बात देखनी है कि अगर एक या एक से ज़्यादा इशूज़ की फाइंडिंग जो होती हैं वो अगर हमें एक साथ रीज़न जस्टिफाई करने को लिखते हैं, दैट इज़ ओके, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अनलेस अपॉन एनी वन और मोर ऑफ द इशू इज़ सफिशिएंट फॉर द डिसीजन ऑफ द सूट, ठीक है। अगर वन और मोर इश्यूज़ के ऊपर हमने बात की थी, उसकी ही जो है फाइंडिंग हम एक साथ लिख सकते हैं, लिख लीजिए। उसी के ऊपर हम डिसीजन लिख रहे हैं तो लिख दीजिए, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अदरवाइज जो है सभी को रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। एक है 5A जो कहते हैं कोर्ट टू इन्फॉर्म पार्टीज़ एज टू वेयर एन अपील लाइज। तो जहाँ पर पार्टीज़ जो है वो उनके प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं होती हैं, उस केस में कोर्ट को पार्टीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपने कहाँ जाके अप्लाई करना है। इसको एग्जांपल से समझिए। A और B अगर उनके प्लीडर उन्हें प्रेजेंट नहीं कर रहे और जजमेंट वहाँ पर सुनाया जा रहा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब दोनों पार्टीज़ जो है कोर्ट में आती हैं तो कोर्ट उन्हें ही बताएंगे, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ़ यू आर अग्रीव्ड बाय दिस जजमेंट, बाय दिस डिसीजन, यू कैन गो फॉर अपील। तो आप यहाँ जा सकते हो। यहाँ पर सिंपल 5A ये कहता है।
तो जहाँ पर दोनों पार्टीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है उनके प्लीडर के द्वारा, तो कोर्ट जब प्रोनाउंस करते हैं जजमेंट को, इन केस ऑफ अगर वो सब्जेक्ट टू अपील है, तो इन्फॉर्म करेंगे पार्टीज़ को कि आपका जो है यहाँ पर जाकर के आपने अपील करना है, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है जिसके अंदर अंदर आपने अपील करना है क्या, एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन सो गिवन टू द पार्टीज़, और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है पार्टीज़ को वो उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर पार्टीज़ के प्लीडर उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते, पार्टीज़ खुद आती हैं, तो उस केस में कोर्ट जो होंगी उनको ही वे पार्टीज़ को बताती हैं कि आपने अपील के लिए यहाँ जाना है और इस डेट तक चले जाना है, और फिर ये आपने लिमिटेशन पीरियड है, इतने टाइम के अंदर अंदर जाना है, और ये बात कोर्ट ने बताई पार्टीज़ को, कोर्ट इस बात को रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तो ये देखो शुरुआत हुई है एक्सेप्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर्स, तो जहाँ पर रिप्रेजेंटेड हैं मतलब रिप्रेजेंट किए गए हैं प्लीडर्स के द्वारा, वहाँ ज़रूरी नहीं है, बाकी और जगह पर उन्हें करना पड़ेगा। अब देखो, अब से यहाँ पर रूल 20 क्या था, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश। तो ये कहता है कि जो जजमेंट और डिक्री की सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं वो पार्टीज़ को दी जाती हैं, उनके द्वारा एप्लीकेशन जब बनाई जाती है और उनके एक्सपेंसेस के ऊपर एक्सपेंसेस देंगे। हमने अभी भी पढ़ा है कि जब अपील के लिए जाना है तब देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 20 में भी उनको सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड है। केस लो देखिए, बालकृष्ण चतुर्भुज ठक्कर वर्सेस देवाबाई 1985 का केस। यहाँ पे कहा गया था कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो काउंसिल के द्वारा जो भी सबमिशन किए जा रहे हैं वो उनको देखे। तो ये अनफेयर होगा, हाईली इम्प्रॉपर होगा अगर जो आर्गूमेंट्स हैं वो जजमेंट में रेफ़र नहीं किए जाते। यानी सिंपल सी बात है, जो आर्गूमेंट्स हुए हैं वो जजमेंट में देखे जाएंगे, उनको रेफ़र किया जाएगा डिसीजन बनाते हुए। नेक्स्ट केस देखिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रामदास श्रीनिवास नायक 1982 का केस। अब जो हमने अभी पहले वाला केस बालकृष्ण वाले केस में बताया कि जो भी आर्गूमेंट्स केस में दिए गए हैं पार्टीज प्लीडर के द्वारा, तो वो सारे आर्गूमेंट जजमेंट में मेंशन करने हैं। तो यहाँ पर इस केस में कहा गया कि ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको जजमेंट में डील नहीं किया गया तो सुपीरियर कोर्ट ये समझ सकती है, ये कह सकती है कि ऐसा कोई पॉइंट और कोई आर्गूमेंट कोर्ट के सामने आया ही नहीं था। से फॉर इंस्टेंस एक बात बहस छिड़ी, ठीक है, एक बहस छिड़ी, आपस में एविडेंस दिए गए, ओरल एविडेंस दिए गए। अब जब जजमेंट हो रहा है, जजमेंट लिखा जा रहा है, तो उस वक्त कोर्ट को वो बात भी लिखनी होगी जो ओरल एविडेंस में मेंशन हुई कि ये व्यक्ति ने ये कहा था और इसका जवाब ये रहा, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। तो अगर ये चीज़ नहीं लिखी जाती जो ओरल एविडेंस के में दिया गया, से फॉर इंस्टेंस इट्स एन इंस्टेंस ओनली, तो अगर ये बात नहीं लिखी गई तो कोर्ट जो होंगी सुपीरियर कोर्ट, अगर वो अपील के लिए जाएगी पार्टी की हमने तो ये कहा था पर बात हमारी सुनी नहीं, तो क्योंकि वो जजमेंट में बात नहीं थी तो कोर्ट मान लेंगे कि ये बात तो आई नहीं। अब भाई किसको कैसे पता आपने ये बात कही कि नहीं कही, तो जजमेंट इज एक्चुअली द प्रूफ कि ये आर्गूमेंट हुए थे कोर्ट के सामने। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि हर चीज़ को वहाँ पर मेंशन किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट केस है जजमेंट का, जब आप पढ़ेंगे तो बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान 1999 का। यहाँ कहा गया कि जजमेंट सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट होता है जहाँ से ये अपेयर होता है कि कौन कौन से फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, क्या कंट्रोवर्सी थी जो कि कोर्ट के सामने सेटल हुई और किस तरीके से वो सेटल हुई, और जो रीजनिंग का प्रोसेस है जिसके थ्रू कोर्ट एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आई, या उसने कोई डिक्री दिया या फिर उसने सूट को डिसमिस किया, वो क्लियरली जजमेंट में मेंशन होना चाहिए। रमनलाल अंबालाल पटेल वर्सेस हीना इंडस्ट्रीज 1993 का केस। यहाँ कहा गया कि अगर बहुत सारी अथॉरिटीज़ को कोर्ट के सामने साइट किया गया है, मतलब कोर्ट जो भी एविडेंस ला रहे थे तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने केसेस को रेफ़र करा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो जज साहब हैं जो वहाँ बैठे हैं केस को देख रहे हैं, वो उनके ऊपर है वो कौन सी चीज़ों को, कौन सी जजमेंट को रेलिवेंट मानते हैं, अप्रोप्रिएट मानते हैं। सिर्फ अगर वो नोट डाउन करते हैं केसेस को, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इनजस्टिस होगा पार्टी के लिए और उनके काउंसिल के लिए, जो कि उस अथॉरिटीज़ को फाइंड आउट करने में लेकर के आए हैं।
ठीक है। हमने कहा बहुत सारी अथॉरिटीज़, बहुत सारे केसेस को कोर्ट के सामने साइट किया गया। अब आप ही देखो, जब भी आपके सामने एक वीडियो प्रिपेयर होती है तो मैं बहुत सारे केसेस आपको दिखाती हूँ। तो मैं तो मान के चलती हूँ कि बच्चे हैं लोग, हम लोग इतने केसेस नहीं याद रख सकते, 1 या 2 हमें याद रह जाते हैं, हम उसी को मेंशन कराते हैं। तो बस सेम यही वाली बात है कि बहुत सारे केसेस हो सकता है कोर्ट के सामने साइट किए गए। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है कि वो कौन से मैटर को रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट मानते हैं, कौन से जो केसेस होते हैं उनको रेलिवेंट मानते हैं। सिर्फ अगर वो नोट डाउन करते हैं केस को, वो उसमें आगे रेलिवेंट नहीं मानते हैं उसको, तो ये पार्टी के लिए इनजस्टिस होता है जिसने इतनी अटैम्प्ट करके उस केस को साइट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट डाउन करिएगा कि जब भी एक केस जो है डिफेंडेंट के द्वारा लाया जाता है रिटन स्टेटमेंट में, ऑब्वियसली बात है प्लेंटिफ ने अपनी बात कह दी, रिटन स्टेटमेंट भी तो फाइल करेगा ना अगर अब डिफेंडेंट, तो जो डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट लेके आता है वो बात जो एक्स पार्टी उसके अगेंस्ट जाती है, तो अल्टीमेटली उसकी एब्सेंस में डिसाइड होता है, तो या एक केस जहाँ पर रिटन स्टेटमेंट फाइल ही नहीं होता और ऑर्डर 8 रूल 10 में मैटर डिसाइड हो जाता है, तो कोर्ट को जजमेंट लिखना होता है जो कि सीपीसी के कोड के प्रोविजंस के अंदर हो। समझ रहे हैं बात को, कि अगर डिफेंडेंट की बात सुने हुए, उसके रिटन स्टेटमेंट की बात को देखे बिना, उसकी बात को सुने बिना, क्योंकि वो आया नहीं एक्स पार्टी कर दिया, तो इस तरीके से अगर हम कोई भी जजमेंट लिख रहे हैं तो कोर्ट को सीपीसी के प्रोविज़न जो होंगे वो फॉलो करने होंगे। मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, तभी एक व्यक्ति के खिलाफ जजमेंट आना चाहिए जब उसने उसको सुनने का मौका कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया, या किसी वजह से वो खुद ही नहीं आया तो उसमें उसकी गलती कोर्ट की नहीं, तो उस कोर्ट के पास वाजिब रीज़न होने चाहिए। दिस इज़ अबाउट जजमेंट। हमने ऑर्डर 20 के रूल 1 से लेके रूल 6B तक, मतलब स्पेसिफिकली तो 5 तक है, बट एक हमारा जो था रूल हमने अभी पढ़ा है, आपको बताया कि एक रूल और था, वो भी हमने आपको बताया 6B कॉपीज ऑफ जजमेंट। तो ये सब हमने पढ़ लिया एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास।